हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्ज़ाम ओनली पर। क्लास शुरू करने से पहले सबसे पहले हम अपने फ्री बैच के बारे में देख लेते हैं। हमारे फ्री बैच का नाम है टारगेट फ्री बैच, जिसका हमने टारगेट रखा है 90+% दिलाने का। यह फ्री बैच हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्ज़ाम ओनली पर फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है, तो जुड़ना ना भूलें हमारे फ्री बैच से। अब हम अपने क्लास का टाइमिंग देख लेते हैं। सुबह 8 बजे हमारी अंग्रेजी की क्लास होती है। सुबह 10 बजे विज्ञान की क्लास होती है, यानी कि मेरी क्लास होती है, जिसमें मैं आपको साइंस का कंप्लीट सिलेबस व प्रैक्टिस कराऊंगी। अगर आपने मेरी पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ा है। मैंने सभी क्लासेस की प्लेलिस्ट बना दी है, की पीडीएफ बना दी है, तो आप जाकर देख सकते हैं। तो जुड़ना ना भूलें हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्ज़ाम ओनली से। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिल सके। क्लास को लाइक भी कर दिया करें। ठीक है, आगे देखते हैं। आज की हमारी यूनिट है यूनिट नंबर 7। इसका पार्ट 1 हमने कल पढ़ाया था। आज है इसका पार्ट 2। मैंने यूनिट 1 से लेकर 6 तक का कंप्लीट सिलेबस करा दिया है। डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर का साइंस का मैंने यूनिट 1 से लेकर 6 तक, यूनिट 1 से लेकर 6 तक की मैंने यूनिट का कंप्लीट सिलेबस करा दिया है, तो मेरी क्लासेस से जुड़ना ना भूलें। पहले हमने 3 क्वेश्चन देखे थे, जिसमें हमने कंकाल तंत्र, पेशीय तंत्र व दांत का अध्ययन किया था, दांत का विस्तार पूर्वक अध्ययन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। पाचन तंत्र से आप क्या समझते हैं? भोजन के पाचन में कौन कौन से अंग भाग लेते हैं? तो इसका उत्तर देखते हैं। भोजन के जटिल अवयवों को सरल अवयवों में बदलकर रक्त में अवशोषित करना पाचन कहलाता है। क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है। भोजन के जटिल मतलब बड़े बड़े पार्टिकल्स को छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़कर उनका अवशोषण करना क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है। मानव पाचन तंत्र में जठरांत मार्ग और पाचन के सहायक अंग जैसे जीहा है, लार ग्रंथियां, अग्नाशय, यकृत और पित्ताशय होते हैं। में भोजन को क्षुद्र घटकों में अपचय शामिल है। पाचन में भोजन को क्षुद्र घटकों में अपचय शामिल है, जब तक कि उन्हें शरीर में अवशोषित व आत्मसात नहीं किया जा सकता। आगे देखते हैं। शरीर के निम्नलिखित अंग भोजन पाचन में भाग लेते हैं। अब देख लेते हैं कौन कौन से भाग भोजन को पाचन में भाग लेते हैं, भोजन को पचाने में भाग लेते हैं। पहला है हमारा मुख गुहा, दूसरा है ग्रास नली, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मल द्वार, पाचक रस ग्रंथियां यानी कि यकृत और अग्नाशय। तो पहला है हमारा मुख गुहा। पाचन तंत्र के इस भाग में जीव, दांत और लाला ग्रंथियां होती हैं। दांत भोजन को बारीक पीसते हैं और ग्रंथियां जो हैं वो लार के साथ भोजन में मिलकर इसको चिकना व नरम बना देती हैं। क्या करती हैं? ग्रंथियां इसमें लार को मिलाकर भोजन को चिकना व नरम बना देती हैं। नेक्स्ट है हमारा ग्रास नली भोजन को मुख गुहा में से अमाशय तक बिना किसी प्रकार के परिवर्तन किए ले जाती है। ग्रास नली का मुख्य कार्य है भोजन को मुख गुहा से अमाशय तक बिना किसी परिवर्तन के ले जाती है। ग्रास नली की भित्ति संकुचित होने के कारण भोजन की गति प्रदान करती है। ग्रास नली की भित्ति संकुचित होने के कारण यह भोजन को गति प्रदान करती है। अगला पॉइंट है हमारा अमाशय। यह यू आकार की शेप है। यह यू आकार की एक थैलीनुमा संरचना होती है। यहाँ भोजन को मथकर गाढ़े तरल में बदला जाता है। यहाँ
भोजन को मथकर गाढ़े तरल में बदला जाता है। यह भोजन में अमाशय रस मिलता है। यहाँ भोजन में अमाशय रस मिलता है जिससे नमक का अम्ल, श्लेष्मल व जठर रस होते हैं। इसमें क्या होता है? जिसमें नमक का अम्ल, श्लेष्मक व जठर रस होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा छोटी आंत। इसकी लंबाई 7.5 मीटर होती है। छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? 7.5 मीटर होती है। कितनी होती है? 7.5 मीटर होती है। यहाँ अनेक रस जैसे पित्त रस, अग्नाशय रस भोजन में मिलते हैं। क्या होते हैं? ये आपस में भोजन में मिलते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप भोजन पाचन के योग्य बन जाता है तथा पचे हुए भोजन का क्या हो जाता है? अवशोषण हो जाता है। अब इसमें हम कुछ अंग देख लेते हैं। इसमें देखिए, ये हमारा मुख है जहाँ से हम भोजन को ग्रहण करते हैं। ये ग्रसनी या ग्रास नली है। ये ग्रसनी या ग्रास नली है। ये ग्रसनी है, ग्रास नली है। नीचे हम देखते हैं यह हमारा यकृत यानी कि लीवर है। इसके पास में ही हमारा पित्ताशय उपस्थित होता है जिनमें पित्त बनता है। और इस साइड के लिए इसके राइट हैंड पे एक अमाशय है, अग्नाशय है। ठीक है, अग्नाशय वाहिनियाँ होती हैं। इसमें ये बड़ी सी क्या है हमारी? ये बड़ी जो है वो हमारी बड़ी आंत है। और ये बीच में उपस्थित भाग हमारा छोटी आंत कहलाता है। क्या कहलाता है? छोटी आंत कहलाता है। ठीक है, और नीचे ये हमारा है गुदा, यहाँ से मलद्वार, इसको हम मलद्वार भी कहते हैं। यहाँ से बड़ी आंत, इसकी लंबाई 1.5 मीटर होती है, परंतु यह चौड़ी और मोटी होती है। छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? 7.5 होती है। इसकी लंबाई तो बड़ी होती है, इसकी लंबाई तो बड़ी होती है, लेकिन चौड़ाई बड़ी नहीं होती है। चौड़ाई किसकी बड़ी होती है? बड़ी आंत की चौड़ाई बड़ी होती है। ठीक है, ये मोटी होती है। छोटी आंत से बिना पचा भोजन बड़ी आंत में जाता है। छोटी आंत से बिना पचा भोजन बड़ी आंत में जाता है। यहाँ भोजन में से अतिरिक्त पानी और लवणों को अवशोषित कर लिया जाता है और बिना पचा भोजन मल कोश में पहुँच जाता है। इसमें क्या होता है? भोजन से अतिरिक्त पानी और लवण को हम अवशोषित कर लिया जाता है, लवण को अवशोषित कर लिया जाता है और बिना पचा भोजन को मल द्वार में चला जाता है। बिना पचा भोजन मल द्वार में चला जाता है। नेक्स्ट है हमारा पॉइंट 6 मल द्वार। नेक्स्ट है पॉइंट 6 मल द्वार। मल द्वार में मल द्वार में अधपचा जो पच नहीं पाया है भोजन मल के रूप में शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। इस क्रम को निष्कासन कहते हैं। इस प्रक्रम को निष्कासन कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 7। नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 7 पाचक रस व ग्रंथियाँ। यकृत और यकृत रस और अग्नाशय से अन्य पाचक रस भोजन में मिलकर भोजन के पाचन में सहायक होते हैं। यकृत से निकलकर यकृत रस और अग्नाशय से निकलकर अन्य पाचक रस आपस में मिलकर क्या करते हैं? भोजन के पाचन में सहायता करते हैं। भोजन के पाचन में सहायता करते हैं। और क्लास अच्छी लगे तो उसको लाइक भी कर दिया करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। मनुष्य के भोजन में पोषण की प्रक्रिया समझाइए। संक्षेप में विभिन्न पदों का विवरण दीजिए। ये बीटीसी 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। बीटीसी 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर देखते हैं। मनुष्य में पोषण के प्रमुख जड़ होते हैं। पहला है भोजन का अंतःग्रहण करना। मनुष्य विभिन्न प्रकार के ठोस पदार्थों को अपने हाथों की मदद से मुख में पहुंचाता है और दांत से चबाकर उसे छोटे छोटे खंडों में विभक्त करके निकल जाता है। पहला पॉइंट है हमारा भोजन का अंतःग्रहण, भोजन को ग्रहण करना। सबसे पहला हमारा प्रक्रम होता है पाचन में। सबसे पहला हम भोजन को ग्रहण करते हैं। वह ग्रहण किया हुआ भोजन दांतों के द्वारा छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त होता है। ठीक है, आगे इसका प्रोसेस देखते हैं। सेकंड पॉइंट है हमारा पाचन। खाए हुए ठोस या तरल भोज्य पदार्थ में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा अभिसरणीयशील होता है। क्या होता है? ये गलत लिखा है। ठीक है, खाए हुए ठोस या तरल भोजन में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा का
कुछ भाग होता है जिसे सीधे अवशोषित नहीं किया जा सकता, जिसको सीधे अवशोषित नहीं किया सकता, अतः उसे पाचक रसों, जल व जलीय अपघटन के द्वारा शर्करा, अमीनो एसिड, अम्ल व वसा को छोटे छोटे टुकड़ों में विसरित अणुओं और आयनों में बदल कर दिया जाता है ताकि उनको अवशोषित हो सके, उनका अवशोषण हो सके। एक बार फिर से देखते हैं इस टॉपिक को। खाए हुए ठोस या तरल भोजन में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा आदि उपस्थित होते हैं जिसे सीधे अवशोषित नहीं किया जा सकता, अतः उसे पाचक रसों की सहायता से व जल के जलीय अपघटन के द्वारा शर्करा, जिसमें हमारी शर्करा है, एमिनो एसिड है, वसा अम्लों को छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित करके व आयनों में बदल दिया जाता है ताकि उनका अवशोषण आसानी से हो सके। नेक्स्ट है हमारा अवशोषण। सरल घुलनशील पचा हुआ भोजन। सरल घुलनशील पचा हुआ भोजन, यह भोजन आंत से विसरित होकर रक्त में पहुंचता है। यह भोजन आंत से विसरित होकर रक्त में पहुंचता है। इस क्रिया को अवशोषण कहते हैं। क्या होता है, सरल जो घुलनशील पचा हुआ भोजन होता है वो हमारी आंत में पहुंचता है। आंत से क्या होता है, ये विसरित होकर रक्त में पहुंचता है। इस क्रिया में क्या होता है, भोजन का अवशोषण होता है। नेक्स्ट है हमारा पॉइंट 4, स्वांगीकरण। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा स्वांगीकरण। अवशोषण के बाद रुधिर में होकर अमीनो अम्ल, ग्लूकोज, वसा के अणु शरीर के विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंचते हैं जहां वह जीव द्रव का निर्माण करते हैं। पचे हुए भोज्य पदार्थों को जटिल तथा घुलनशील पदार्थों के रूप में विभिन्न ऊतकों के कोशिका द्रव में विलीन होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, स्वांगीकरण कहते हैं। स्वांगीकरण किसे कहते हैं, पचे हुए भोज्य पदार्थों का जटिल अथवा घुलनशील पदार्थों के रूप में विभिन्न ऊतकों के कोशिका द्रव में विलीन होने की क्रिया को क्या कहते हैं, ऊतकों के कोशिका द्रव में विलीन होने की क्रिया को हम स्वांगीकरण कहते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पॉइंट नंबर 5, बहिक्षेपण। भोजन के अवशिष्ट पदार्थ बड़ी आंत में चले जाते हैं। अवशिष्ट पदार्थ जो होते हैं वो बड़ी आंत में चले जाते हैं जहाँ इसका अधिकांश पानी पुनः अवशोषित हो जाता है। इसका अधिकांश पानी अवशोषित हो जाता है और अंत में शेष पदार्थ मल के रूप में गुदा द्वार के बाहर निष्कासित या बाहर निकल जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, परिसंचरण तंत्र से आप क्या समझते हैं? रक्त परिसंचरण तंत्र किस कार्य में मदद करता है? अब देखते हैं परिसंचरण तंत्र। परिसंचरण तंत्र, हमारा शरीर विभिन्न कोशिकाओं से मिलकर बना होता है जिनमें पोषक तत्व को संसाधित करने और विभिन्न कार्य करने के लिए अपनी आंतरिक प्रणालियां होती हैं। जहां उसको विभिन्न कार्य करने के लिए उसकी आंतरिक प्रणालियां होती हैं। इन सभी कोशिकाओं को सही कार्य करने के लिए ऑक्सीजन और पोषक तत्वों की पर्याप्त आपूर्ति और बनने वाले हानिकारक अवशिष्ट उत्पादों को हटाने के लिए उपयुक्त वातावरण की आवश्यकता होती है। हालांकि आपका शरीर आकार में बड़ा होता है, ठीक है, फेफड़ों में ऑक्सीजन और आंतों में पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते हैं। किडनी आपके शरीर में अवशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करती है, लेकिन ये अंग एक दूसरे से काफ़ी दूर स्थित होते हैं। इसलिए शरीर के इन सभी कार्यों के लिए रक्त परिसंचरण तंत्र की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? रक्त परिसंचरण तंत्र की आवश्यकता होती है। यह परिसंचरण तंत्र आपके शरीर के सभी अंगों को आपस में जोड़ता है, ये कनेक्ट करता है और लसिका और तंत्रिका तंत्र के सहयोग से आपके शरीर में यह स्थिर परिसंचरण तंत्र बनाए रखता है। क्या रखता है? एक बैलेंस परिसंचरण तंत्र को या परिवहन तंत्र को बनाए रखता है। शरीर में रक्त परिसंचरण तंत्र एक आपूर्ति श्रृंखला की तरह कार्य करता है। शरीर में रक्त परिसंचरण तंत्र एक आपूर्ति श्रृंखला या चेन के रूप में कार्य करता है जो पोषक तत्वों, ऑक्सीजन व अवशिष्ट तथा अन्य आवश्यक कार्यों के लिए एक प्रणाली बनाता है। अब देख लेते हैं इसके कुछ कार्य। इस नेटवर्क का उपयोग करने वाले शरीर के कुछ कार्य निम्नलिखित हैं। फर्स्ट है, फेफड़ों से ऑक्सीजन को ऊतकों तक और कार्बन डाइऑक्साइड को ऊतकों से बाहर फेफड़ों तक ले जाने का कार्य परिसंचरण तंत्र के द्वारा ही किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, आंतों से विभिन्न पोषक तत्व को यकृत तक और विभिन्न ऊतकों तक पहुंचाना परिसंचरण तंत्र का कार्य होता है। परिसंचरण तंत्र का मुख्य कार्य क्या होता है कि आंतों के विभिन्न पोषक तत्वों को यकृत तक और विभिन्न ऊतकों तक पहुंचाने का कार्य होता है।
नेक्स्ट है हमारा आवश्यक इलेक्ट्रोलाइट और खनिजों का परिवहन करना। ठीक है, आवश्यक इलेक्ट्रोलाइट और खनिजों का परिवहन करना, इसके द्वारा आवश्यक इलेक्ट्रोलाइट और खनिजों का परिवहन किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा कोशिकाओं से अवशिष्ट पदार्थों, कोशिकाओं से अवशिष्ट या वेस्ट मटेरियल क्या है, वेस्ट मटेरियल क्या है, वेस्ट मटेरियल को किडनी, त्वचा व ग्रंथियों के में उत्सर्जन के लिए लेकर जाना इसी का कार्य होता है। कोशिकाओं से अवशिष्ट पदार्थों को किडनी, त्वचा व ग्रंथियों में उत्सर्जन के लिए ले जाना इसी का कार्य होता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, यह आपके शरीर में उपस्थित विभिन्न ग्रंथियों को आवश्यक मेटाबोलाइट्स, ठीक है, यह आपके शरीर में उपस्थित विभिन्न ग्रंथियों की आवश्यक मेटाबोलाइट्स, कच्चे माल पहुंचाना और शरीर के कार्यों को नियंत्रित करने के लिए इन ग्रंथियों द्वारा बनाए गए हार्मोन्स को पूरी तरह से प्रभावित करने का कार्य परिसंचरण तंत्र का ही होता है। नेक्स्ट है हमारा, कोशिकाओं के उत्कर्ष कार्य करने के लिए पूरे शरीर में सही वातावरण बनाना और आवश्यक संसाधनों का लगातार पुनः वितरण करना परिसंचरण तंत्र का मुख्य कार्य होता है। नेक्स्ट है हमारा, चोट लगने के बाद घावों को भरने, संक्रमण को रोकने के लिए थक्कों के माध्यम में छिद्रों को बंद करना। नेक्स्ट है हमारा लास्ट, पूरे शरीर का ताप नियंत्रित करना इसी का कार्य होता है। तो ये थी हमारी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर की यूनिट 7। क्या थी? यूनिट 7, जिसका हमने आज लास्ट पार्ट पढ़ा है। इसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे वो मैंने सभी करा दिए हैं। अगर आपने मेरी पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक डाल दिया है। आप इससे पहले की यूनिट 6 तक की सभी क्लासेस देख सकते हैं। शेयर भी कर दिया करें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें और बेल आइकन को प्रेस कर दिया करें, जिससे आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन क्लासेस का मिल सके। और मेरी क्लास सुबह 10 बजे होती है, तो जुड़ना ना भूलें हमारी क्लास से। कल हमारी नेक्स्ट क्लास है, कल हम नेक्स्ट यूनिट पढ़ेंगे, यूनिट नंबर 8। ठीक है, कल हम नेक्स्ट यूनिट पढ़ेंगे, यूनिट नंबर 8। तो हमारी क्लास से सुबह 10 बजे जुड़ना ना भूलें। ठीक है।